गाइस, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग बिजनेस करते आ रहे हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि काफी अरसे से चलती आ रही है और जिसको हल करने के बारे में ना कोई इतना सोच रहा है, ना किसी ने कभी इतना ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया है, और वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आप सबको पता है कि हमें बताया जाता है कि 1950s के अंदर पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा तरक्की की थी, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ऊपर जाता जा रहा था, बट ये नहीं समझाया जाता है कि किस वजह से पाकिस्तान ने तरक्की की थी। बेसिकली ये हमारे पास एक बुक है, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बुक लिखी गई है, और ये किसी पाकिस्तानी ने या किसी वेस्टर्न ने नहीं लिखी, बल्कि ये एक रशियन ऑथर ने लिखी है। इसका ऑथर जो है वो एक रशियन है। अब इसने बड़े प्यारे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है कि क्या बात थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 1950s के अंदर इतनी ज्यादा रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की है, और वो सिंपली बात ये थी कि पाकिस्तान ने उस टाइम के ऊपर स्मगलर्स जो हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा काम किया था, स्मगलर्स की गिरफ्त की थी, स्मगलर से जो गोल्ड और जो फॉरेन करेंसी स्मगलिंग हो रही थी उसको पकड़ा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। सिंपली मैं आपको अपना ही एक वाकया बता देता हूँ कि मैंने एक दफा चाइना से पिस्टन मंगवाने थे, मैंने आउचियांग से पिस्टन का रेट लिया था। अब पाकिस्तान के रेट मैंने जब लिए तो कंपैरिजन किया तो आउचियांग से मैं पिस्टन जो एक इंजन पार्ट होता है, इंजन के अंदर बेसिकली पिस्टन्स डलते हैं, काफी ज्यादा बिकने वाली आइटम है ये कि जब भी इंजन खुलता है तो जाहिर बात है कि अक्सर पिस्टन खराब निकल आते हैं, पिस्टन की अच्छी सेल है। अब पिस्टन मैंने मंगवाना था आउचियांग से, मैंने उसके रेट का जब कंपैरिजन किया तो हिसाब लगाने के बाद पता चला कि पिस्टन के ऊपर हम जब किराया डालते हैं तो उसके बाद टोटली उसके ऊपर 500 से 1000 रुपए जो है बच रहा है, विदाउट इंक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ कस्टम ड्यूटी। अगर मैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करता तो वो काफी ज्यादा लॉस के अंदर जा रहा था, और मैं हैरान हो गया कि पाकिस्तानी क्या खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जब इसकी भी मुकम्मल तहकीकात की तो पता चला कि नहीं, पिस्टन आज चाइना का ही रहा है, पाकिस्तानी खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। फिर मैंने वहां पर यह समझा कि क्या पता मुझे रेट ज्यादा मिला हो, मैंने और ज्यादा कंपनी से रब्ता किया, और ज्यादा फैक्ट्री से रब्ता किया, अपनी क्वांटिटी मैंने काफी ज्यादा डबल बल्कि ट्रिपल मैंने क्वांटिटी उनको बता दी कि मैं इतनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर उठाने के लिए तैयार हूं, बस आप मुझे रेट प्रोवाइड करें। करते 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 एक आदमी मुझे मिला जिसने कोई रेट ऐसा प्रोवाइड किया कि अगर उसके रेट के ऊपर मैं इंपोर्ट करता तो मुझे एटलीस्ट नुकसान ना होता, बल्कि कुछ ना कुछ मुझे उसकी ना प्रॉफिट मिलता। मैं काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से हैरान था कि ये हो कैसे रहा है, बट स्टिल मैंने सारी की सारी कैलकुलेशंस की, और उस बंदे का रेट जो था वो 40 से 45% मार्केट में बाकी जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी उसकी निस्बत कम दे रहा था। मैं वहाँ पर भी ज़रा सारा शशोपंज हुआ कि ये इतना कम रेट किस तरीके से दे रहा है। खैर उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि इसकी क्वालिटी थोड़ी सारी लो होगी एज़ कम्पेयर टू गुड क्वालिटी, बिकॉज इसके रेट काफ़ी ज़्यादा उसने मुझे लो प्रोवाइड किए हैं। मैंने फिर वहाँ पर सोचा क्या पता इसी क्वालिटी का माल पाकिस्तान में मंगवाया जा रहा हो। खैर मैंने वो माल वहाँ से कुछ क्वांटिटी खरीद कर पाकिस्तान मंगवा ली। अब हमने जब इंपोर्ट की तो हम बेचने के लिए गए तो पहले पिस्टन के ऊपर ही हमें कंप्लेन आ गई कि ये पिस्टन काम नहीं कर रहा ठीक तरीके से, ये प्रेशर ही नहीं बर्दाश्त कर सक रहा। वहां पर फिर जब मैंने और इसकी तहकीकात की कि आखिर चक्कर क्या है, पाकिस्तान में इतना सस्ता पिस्टन बिक कैसे रहा है, जब मुकम्मल तौर के ऊपर तहकीकात के ऊपर मैं गया तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में जितना भी पिस्टन आ रहा है वो सारे का सारा उस टाइम के ऊपर ग्रे चैनल से आ रहा था। जो सा मॉडल मुझे मंगवाना था वो टोटल ग्रे चैनल से आ रहा था, मतलब कि उनको कोई कस्टम ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती थी, वो सिंपली स्मगल करके पाकिस्तान ला रहे थे और बेच रहे थे। अब यहाँ पर खुद सोच लें कि एक आदमी स्मगल करके लेकर आ रहा है, दूसरा आदमी लीगल चैनल के जरिए इंपोर्ट टैक्स भर कर सामान लेकर आ रहा है, क्या वो आदमी स्मगलर का मुकाबला कर सकता है? कंपटीशन किस तरीके से करेगा वो? उसको परचेज ही अपनी इतनी ज्यादा महंगी पड़ जाएगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जो स्मगलिंग करके बंदा माल ला रहा है वो तो एक अच्छी क्वालिटी का पिस्टन लाकर उसके ऊपर 1000 रुपए पर पीस के ऊपर बचत भी कर लेगा, लेकिन वहीं पर जो बंदा लीगल तरीके से लाना चाह रहा है उसके पास क्या चॉइस बचती है पीछे। अब यहाँ पर ये बात खत्म नहीं होती, बल्कि इसके अंदर और बहुत सारे मामला आते हैं जिनको डिस्कस करने की जरूरत है। सबसे बड़ा मामला ये पाकिस्तान के अपने जो अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि हमारी इकोनॉमी का पहिया चला रहे हैं। अगर हम ग्रे चैनल्स को इस तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक बात सिंपल सी बात है कि एक आदमी टायर्स को बाहर से स्मगल करके ले आता है, एक आदमी पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है। अगर इंपोर्ट किए हुए टायर के अंदर और पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर किए हुए टायर के अंदर कोई रेट डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज उसने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरी, वो तो सिंपली ग्रे चैनल से ले आया। तो कौन सा बंदा उस मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट खरीदेगा? हम जितनी मर्जी मेक इन पाकिस्तान की बात कर लें, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स की बात कर लें, जब तक हम अपने इन मसाइल को हल नहीं करेंगे हम किस तरीके से पाकिस्तान की प्रोडक्शन को आगे लेकर जा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस को आप तब भी कर सकते हो
جب آپ کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ ملے، ہیلدی کمپٹیشن ملے، یہ نہ ہو کہ ایک آدمی گرے چینل سے لا رہا ہے اور جو آدمی لیگل طریقے سے پاکستان میں کوئی چیز لانا چاہ رہا ہے وہ بیچ ہی نہ سکے. اور پاکستان کے جتنے بھی اکانومک کرائسز ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا رول گرے چینل کا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، پاکستان سے بہت زیادہ ڈالر افغانستان کے اندر سمگل کیا گیا ہے، جس سے بھی پاکستان کے اندر ڈالر کی کمی آئی ہے. ہاں، پاکستانی خود بھی ہولڈ کر رہے ہیں ڈالر، کیونکہ وہ ڈرے ہوئے ہیں. اس قسم کی سچویشن ہے، اس قسم کی انسٹیبلٹی ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے ایکسیپٹ آف ہولڈنگ ڈالرز. بٹ وہیں پر جو لوگ گرے چینل یوز کر کے ہمارے ڈالر کو سمگل کر رہے ہیں، وہ ایک معاملہ بالکل ہی اپوزٹ ہے، اور اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے. اس چیز کے اوپر پابندی لگانے کی ضرورت ہے. اس چیز کے اوپر کڑی سے کڑی، سخت سے سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. ویل دیٹس آل فار اٹ دو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.